9 महीने की लंबी लड़ाई के बाद निर्भया के गुनहगारों का हिसाब हो चुका है। देश को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया और अब निर्भया का परिवार राहत की सांस ले रहा होगा। निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरा देश आक्रोश में था। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी। इस जघन्य अपराध ने संसद और सरकार को देश का कानून बदलने पर मजबूर कर दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पिछले साल दिल्ली की उस सर्द रात को हुए सबसे बड़े गुनाह की, जिसने राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हमारा दावा है आज का हमारा एक खास कार्यक्रम देखने के बाद एक बार फिर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जी हां, दरअसल इस पूरी दास्तां के दो पहलू हैं। एक वो जिससे हम और आप लंबे वक्त से वाकिफ हैं, लेकिन एक और पहलू है वो हम आपको दिखाएंगे। आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं बर्नाली बसक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे अहम, निर्भया के दोस्त अवनिंद्र पांडे, जो 16 दिसंबर की उस काली रात को निर्भया के साथ थे। वो अवनिंद्र पांडे जो उस गुनाह के इकलौते चश्मदीद हैं और निर्भया के दर्द के सबसे बड़े गवाह। अवनिंद्र से बातचीत हम शुरू करें, उससे पहले जरा आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। अवनिंद्र पांडे, निर्भया का दोस्त। 16 दिसंबर 2012 की उस स्याह रात का सबसे बड़ा चश्मदीद, जिसने अपनी आंखों के सामने हैवानियत का वो नंगा नाच देखा, वो दरिंदगी देखी जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। अवनिंद्र पांडे, निर्भया का वो दोस्त जो गैंग रेप केस का सबसे बड़ा गवाह है। पुलिस को दिए बयानों के मुताबिक 16 दिसंबर की रात उस सफेद बस में दरिंदों ने अवनिंद्र से भी मारपीट की। चलती बस से निर्भया के साथ अवनिंद्र को भी सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया। बाद में पुलिस निर्भया के साथ अवनिंद्र को भी अस्पताल ले गई। अवनिंद्र को काफी चोटें आई थी, एक पांव टूट गया था। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद निर्भया की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। जरा सोचिए, एक दोस्त के सामने उसकी दोस्त का न सिर्फ गैंगरेप हुआ, बल्कि उसके जिस्म को दरिंदों ने जिंदा लाश बना डाला था। उस वक्त अवनिंद्र पर क्या बीत रही होगी। 16 दिसंबर की स्याह रात की एक एक चीख अवनिंद्र पांडे ने अपने कानों से सुनी थी। अपनी आंखों से दरिंदगी का वो खौफनाक रूप देखा था। मुनिरका से महिपालपुर की चंद किलोमीटर की दूरी के दौरान अवनिंद्र पांडे की दोस्त निर्भया को जितनी फिक्र खुद की थी, उससे कहीं ज्यादा अपने दोस्त अवनिंद्र की थी। जिस वक्त वो 6 दरिंदे अवनिंद्र को पीट रहे थे, निर्भया खुद बीच में आई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। हो सकता है उस वक्त अवनिंद्र ने भी दरिंदों के सामने मिन्नतें की हों, जान बख्श देने की भीख मांगी हो, लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने था। कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई। मगर जब अवनिंद्र पांडे ने पहली बार 16 दिसंबर की वो दास्तां बयां की, तो पूरे देश की हमदर्दी उनसे जुड़ गई। अब लड़ाई सिर्फ अवनिंद्र पांडे की नहीं थी, बल्कि पूरा मुल्क उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। क्योंकि अवनिंद्र 16 दिसंबर की स्याह रात का गवाह तो था ही, निर्भया का दोस्त भी था। वही निर्भया जो जाते जाते आधी आबादी की दुनिया बदल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यही अवनिंद्र पांडे हमारे साथ स्टूडियो में हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन अवनिंद्र, पहला सवाल आप ही से है। आज जब मुड़कर याद करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल होता होगा हर बार आपके लिए जब भी याद करते होंगे, पहली तस्वीर जहन में क्या उभरती है 16 दिसंबर 2012 की वो रात? 16 दिसंबर हमारी लाइफ का एक दुस्वप्न कह सकते हैं उसको, वो था। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें, सारा जितना भी दुख दर्द के साथ साथ लोगों का जो हुजूम जो सड़कों पे आया, लोगों की जो हमारा सपोर्ट कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। कानून बना, बहुत सी चीज़ें हैं इसके, अच्छे बुरे बहुत से अनुभव रहे हैं जी। फाइनली आज अगर हमें जस्टिस ये जो कोर्ट से मिलता है तो हम कहीं न कहीं ये सोचेंगे कि हमारी जो दोस्त थी उनकी आत्मा को शांति मिली। अच्छा अवनिंद्र, ये बताएं,
ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को आक्रोशित किया था। अभी भी अगर उसके बारे में याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, किसी भी पल महसूस होता है कि काश उस दिन मैं नहीं गया होता? वो रेगुलर जैसे हम जाते रहते थे, कोई भी जाएगा दिल्ली में जो रहता है कि संडे सैटरडे उनका ऑफ होता है और हम जाते हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसे बुरे लोग हमें रोड पे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कुछ किया नहीं था और कभी ये सोचा नहीं था कि कोई भी इंसान किसी इंसान के लिए इतना बुरा और इवन कह सकते हैं कि जानवर से भी बदतर हो सकता है। कभी मन में ये आता है कि काश आप और निर्भया उस दिन उस बस में ना चढ़े होते तो शायद आज निर्भया आपके साथ होती और इतना कुछ ना हुआ होता देश में? जाहिर सी बात है कि ये आता है कि हाँ थोड़ी देर बाद हम निकले होते या फिर हमें ऑटो मिल गई होती जल्दी से, या हमें कोई और अरेंज हो गया होता कुछ जो हमें जल्द से जल्द हमें जहाँ जाना था पहुँचा देता। तो कहीं ना कहीं मन में कसक रहती है कि हाँ काश ये ऐसा बुरा दौर हमारी लाइफ में नहीं आता। जी। क्या देश आपका दर्द समझ पा रहा है अवनींद्र? निर्भया का, उसके परिवार का, बहुत सारी महिलाओं का दर्द देश समझ रहा है, सबने देखा भी है। क्या आपका जो दर्द है आपके मन में है, आज तक 9 महीने हो गए, क्या देश आपका दर्द समझ पा रहा है? दर्द हमारा दर्द सबने समझा और शायद जो सपोर्ट मिला उन्हीं की वजह से आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी हो और हमें न्याय मिले। हमारी जो दोस्त थी उनको एक न्याय मिले, उनका जो सपना था उनको फांसी दी जाए और दूसरों को मतलब सेम ऐसा कोई किसी की लाइफ में ये दौर ना देखना पड़े। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ सभी साथ है, तभी हमारी मंजिल कहीं ना कहीं एक हमें कुछ उम्मीद दिख रही है। अमरिंदर, आप लोगों ने जो महसूस किया उस दर्द को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या अभी भी आप सिहर उठते हैं उस खौफनाक काली रात को याद करके? मुझे ज़्यादा कष्ट जब होता है कि जब सारी चीज़ें ये दोबारा रिपीट होती हैं। जब न्यूज़पेपर में जैसे मुंबई में अभी हाल फिलहाल में हुआ, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था और छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तो वो ज़्यादा कष्ट देता है कि हम वाकई क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगता है, हमारे सोसाइटी के ऊपर लगता है कि क्या हम जगे हैं इतने प्रदर्शन के बाद, इतनी चीज़ें हुई, क्या हमारे पास कुछ ऐसा कानून बना है, क्या हमें मिला है, क्या हमारे पुलिस के पास वैसे संसाधन आ गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को रोक सके? तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भी कष्ट देता है कि हमें हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है, तो कब थमेगा ये? दर्शकों को फिर से बता देते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में अवनींद्र पांडे हैं, निर्भया के दोस्त हैं, जो कि 16 दिसंबर की रात निर्भया के साथ थे। अवनींद्र, एक और सवाल है, उस रात की हम बात नहीं करेंगे, बस में क्या हुआ हम बात नहीं करेंगे। निर्भया से आपकी जो पहले बात होती थी उस रात से पहले, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या करना चाहती थी, क्या बताती थी आपको अपने सपनों के बारे में, आपको क्या याद आता है उस बारे में? जैसे कोई भी दोस्त एक दूसरे से अपनी अच्छी और प्रॉब्लम्स सारी बातें शेयर होती हैं, तो उस तरह से शेयर होती थी। बाकी अगर उनके बारे में बताऊं तो वो अपनी पढ़ाई खुद कर रही थी, वो जॉब करती थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने भाइयों को भी सपोर्ट करती थी। तो जॉब, पढ़ाई और उसके बाद से जो उनकी मेडिकल फील्ड में ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि गरीबों के लिए चलाए जाते हैं, उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था जी। तो ये सारी बातें उनके डेली रूटीन में होती थी। बाकी जैसे ही अगर वो दिल्ली में रहती थी तो हम मिलते थे, तो ये जैसे कोई भी नॉर्मल लड़की या फिर हमारे एज ग्रुप में कोई भी होता है, तो सारी वही एक्टिविटीज थी। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी निर्भया से, कैसे जानते थे आप अवनींद्र? हमारी मुलाकात किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी और हम लोग इस तरह से जानते थे। कितने साल से जानते थे? मोर देन 2 years। अवनींद्र, एक और सवाल है। घटना की हम बात नहीं कर रहे हैं, घटना से पहले की बात की, घटना के बाद, उसके बाद जब वो अस्पताल में थी तब की कुछ याद है आपको? जाहिर है आप मिले होंगे अस्पताल में। हाँ, मैं हॉस्पिटल जाता था। आप जाते थे, कुछ याद है उस समय कुछ बात हुई आपकी जब आखिरी मुलाकात हुई थी निर्भया से? कैसी थी वो मुलाकात, क्या कहा उसने? हमारी मुलाकात होती थी तो जनरली हम लोग, क्योंकि मुझे काफ़ी चोटें आई थी और वो भी मतलब उनको भी चोटें आई थी काफ़ी, तो वो हम एक दूसरे को कभी भी हम वो जो घटना हुआ था हम बस यही कहते थे कि ठीक हो जाएगा मतलब, और हम एक दूसरे को, जैसे मैं उनको कहता था कि मुझे लगता था कि उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, जो कि बात सच थी, और वो अपनी चोटों की फिक्र ना करके, जैसे वो हमें मतलब मुझे वो कहते थे कि हाँ क्या पेन तो नहीं है और सारी चीज़ें, तो ये। और बोलती थी या लिख के बताती थी आपको? स्टार्टिंग में उन्होंने लिख के वो लिखती थी
और बोलने में उनको तकलीफ थी तो वो कम बोल पाती थी। अभी भी कई बार आपको लगता होगा ऐसा अवनिंद्र की उनका चेहरा आपके सामने से गुजर जाता होगा, उस वेदना को, उस दर्द को आप महसूस करते होंगे अभी भी? हाँ, जाहिर सी बात है, वो कभी भी कोई भूलने वाला पल तो है नहीं। आप वो आपके जहन में हमेशा रहेगा। आप कि आपके साथ एक इंसिडेंट, छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है तो आप कभी उसको भूलते नहीं हो। तो ये तो ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ को, आपकी सोच को और बहुत कुछ चेंज करके रख दिया। आपकी लाइफ कैसे बदली है अवनिंद्र, आपकी सोच कैसे बदली है उस घटना के बाद? अगर मैं एक आम इंसान की, जैसे कि डेली लाइफ की मैं बात करूं, मैं जॉब करता था और डेली मेरी लाइफ यही थी कि मैं प्रिपरेशन और जॉब, तो अपनी कैरियर के प्रति जैसे जो करते हैं अपना डेली, और ऑफ जो होता था तो हम इधर अपने दोस्त से मिलना और मूवीज़ वगैरह हम लोग जाते थे। तो हम लोग जो घटनाएं होती थी, आसपास घटनाएं होती थी असॉल्ट की और सारी जितनी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी, तो एक प्रॉब्लम की तरह की, दूसरे की प्रॉब्लम की तरह हम, जैसे हमारे कोई दूसरे की प्रॉब्लम है कि वैसे सोच के हम निकल जाते थे। मतलब आम लड़के लड़कियों की तरह, आम लोगों की तरह। अब लेकिन वो जिंदगी बदल गई है। अब ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, हमारी तरह ही, जैसे मेरे साथ जो घटी, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स ज्यादा कंसर्न करती हैं। ठीक है, अवनिंद्र आपके पास हम लौटेंगे और ज्यादा आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मनीषा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। निर्भया कांड एक ऐसा कांड था, जघन्य अपराध जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वो आक्रोश, वो गुस्सा, उसका कुछ फर्क आप महसूस करती हैं? उसके बाद देश में महिलाएं क्या कुछ ज्यादा सुरक्षित हो पाई? उस घटना से क्या कुछ सबक लेने को हम आप तैयार हैं? आई एम सॉरी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों बलात्कार के केस लगातार बढ़े हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि जो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अचानक लोगों में बहुत जागरूकता आ गई हो, लोग बहुत बदल गए हो। खासतौर से हम बात करेंगे पुरुषों की, तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के एटीट्यूड में औरतों को लेकर किसी तरह का कोई चेंज आ गया हो, बल्कि जो हेल्पलाइन शुरू की गई, उन हेल्पलाइंस में 1,500 से 2,000 कॉल्स हर रोज आती हैं। ये बताती हैं कि औरतें थोड़ी जागरूक हुई हैं। उनको ये पता चला है कि अगर कोई हमारे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, हमें उसके लिए उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों में कोई दहशत आ गई है, कोई डर गया है, वो औरतों के साथ बदतमीजी करने से बाज आ रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक और सवाल है टीना शर्मा, आपसे पूछूंगा, निर्भया की आत्मा को शांति कब और कैसे मिलेगी आपके हिसाब से? बहुत कुछ बदला है, हालांकि मनीषा जी का ये सोचना है कि ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदला भी है, कानून बदला है और शायद कहीं ना कहीं जागरूकता भी आई है, लेकिन निर्भया की आत्मा को शांति कब मिलेगी? देखिए, मेरा मानना है कि अभी अगर इमीडिएटली आप बात करें तो कल जजमेंट आने वाली है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए उन लोगों को और उसका एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे देश में कई बार कन्विक्शन रेट बहुत कम है, वो आप जानते हैं। और इनफैक्ट जजमेंट आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन हो तो वो ज्यादा, मुझे लगता है, एक पहलू वो है। और दूसरा पहलू ये है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम आज भी, जैसे कि मनीषा जी ने बोला, आज भी उतना। टीना जी, लड़ाई बहुत लंबी है, ये तो सही है, देखिए, लेकिन आप जो पॉइंट कह रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब तक फांसी हो नहीं जाती, तब तक निर्भया की आत्मा आगे हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी प्ली, ये सब हमारे जो सिस्टम। मेरा एक सवाल है बरनाली जी से, आप, मेरा सवाल है बरनाली जी, कानून बदल गए, कानून को थोड़ा और कड़ा किया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कानून ही एक मर्ज है, इसकी दवा है इस मर्ज की, या समाज में जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ हो नहीं सकता? डेफिनेटली कानून एक पहलू है। हाँ। ठीक है, कानून के साथ साथ हम चलते हैं। वी लिव इन अ लॉ एंड ऑर्डरली सोसाइटी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हम लोग को फॉलो भी करना चाहिए। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी या माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तो ये सब क्राइम्स होते रहेंगे। देयर हैज टू बी एन एंड टू इट एंड देयर हैज टू बी अ स्टॉपेज टू दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड स्पेशली ये काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे ये रेप एंड गैंग रेप जैसे चीजें, मतलब ये कहीं ना कहीं पे जाके ये स्टॉप होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ विमेन एट लार्ज। तो जहां पे हम सिक्योरिटी फील नहीं करते तो देश की प्रोग्रेस कैसे हो पाएगी, ये मेरा सोचना है। और जो टीना कह रही है कि अभी तो जब तक फांसी पे लटका नहीं दिया जाता उन दरिंदों को उनके गुनाह के लिए, तब तक शायद निर्भया की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। अभी तो यहां से ट्रायल कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद दया याचिका। लगता नहीं है कि और भी बहुत सारे मामले लटके रहते हैं राष्ट्रपति के पास? इसी तक का डर लगता है। ऑल दिस मर्सी पिटिशंस ये राष्ट्रपति के पास भी जाते हैं, जो कैपिटल पनिशमेंट जिसमें दिया जाता है। दे हैव अ प्रोविजन वे कैन देन दे कैन प्लीड बिफोर द
राष्ट्रपति के सामने मतलब वो जा सकते हैं। सो दिस टेक्स, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं वो प्रोसीजर नोबडी कैन बाईपास। एक प्रोसीजर हम लोग को सबको फॉलो करना पड़ता है, तो दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। अब जो मतलब क्रिमिनल्स हैं उसको भी हर सिटीजन के पास, चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, जो डिफेंस साइड में भी है, सबको एक राइट बनता है और राइट दिया जाता है। इसीलिए आज वो अपने केस भी डिफेंड कर रहे हैं और लॉयर भी उनके तरफ से मतलब केस लड़ रहे हैं। दैट इज ओनली बिकॉज any citizen of this country has a right to fight or defend himself. Human right मनीषा जी, मैं अमरिंदर के पास भी आऊंगा, लेकिन आपसे मेरा ये पहले सवाल है, क्या इतने कड़े फैसलों का भी कोई असर आप होता देखती हैं समाज पर? लगता है आपको कि इससे इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? मैं यही कहने वाली थी अखिलेश, देखिए मतलब सोच अगर जब तक हम नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेगी। इससे पहले अभी हमने देखा था, डर पैदा नहीं होगा। जब धनंजय को फांसी हुई थी तो ऐसा माना गया था, मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उसकी फांसी का पक्ष सिर्फ इसलिए लिया था कि शायद सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा और लोगों के मन में डर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि निर्भया वाले कांड में जब एनके सिंह से कल किसी आरजे ने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का लड़की रात में फिल्म देख के 11:30 बजे सर्दियों में लौटेंगे, तो आप ये शब्द एक वकील के हैं जो पढ़ा लिखा है, जो दिल्ली में है, जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी ये सोच है। ये सोच बताती है कि अभी कितनी गंदगी है। केपी सिंह की बात जी जी, इनफैक्ट मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगी। कोर्ट में जब वकीलों ने ये बोलना शुरू किया कि उसने क्या मेकअप किया था, उसने कैसे कपड़े पहने थे, तो जज ने उनको रोक दिया था कि आप ये बातें यहाँ पर मत लाइए। तो ये मेंटालिटी मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए और किसी भी कंट्री सड़क पर कोई लड़की नहीं जाएगी। नहीं, मैं एक बार और अखिलेश कहना चाहती हूँ। ये बताइए, मेंटेलिटी की बात कर रही, मानसिकता, लेकिन कैसे बदलाव हो? इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश ने देखा, देखिए दिसंबर की वारदात के बाद, उसके बाद वो गुस्सा कहाँ गया, आक्रोश कहाँ गया? देखिए किसी भी कंट्री में मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी और विमेन ये प्राइम एजेंडास होने चाहिए, और हमारी कंट्री में जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत नीचे चला गया है। हम यूएन कन्वेंशंस, हम पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं, डेवलपमेंट कंट्री हैं, हमारे कहीं ना कहीं प्रशासन में इतनी कमियां हैं कि हम सिर्फ एक सेरेमोनियल तौर पे कन्वेंशन अटेंड करके आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन नहीं है। इस मामले पर अवनींद्र की राय इंपॉर्टेंट होगी। आप जब आप बाहर निकलते हैं और लड़कों को देखते हैं, लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, गंदी निगाहों से देख रहे होते हैं, आपके जहन में क्या आता है अवनींद्र? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हम एक्सेप्शन को हम पूरे समाज का एक वो नहीं कह सकते, एक आईना नहीं कह सकते, पूरे समाज की सोच नहीं कह सकते। हम मानते हैं हर एक आदमी की सोच है, तो वो बुरी सोच हो सकती है, उसकी इंडिविजुअल चॉइस है कि हाँ वो बुरा सोच रहा है, लेकिन ऐसे सारे लोग सोचते हैं, सारे पुरुष समाज ऐसा सोचता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं। हाँ, हमारा काम है, कानून का काम है कि उन बुरे लोगों को ही पकड़ के उन पे कानून चलाया जाए, उन पे कानून के तहत फैसला दिया जाए। ये बताइए अवनींद्र, निर्भया की आत्मा को शांति कब मिलेगी? इन सब की राय आपने सुनी, जब तक फांसी पर लटका नहीं दिए जाते, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है निर्भया की आत्मा को शांति कब और कैसे मिलेगी? मेरा मानना है कि निर्भया को की आत्मा को शांति तब मिलेगी कि जब कोई और निर्भया ना बने। बिल्कुल, बहुत ही तो हमारा काम है, अब वो हमारे लिए टास्क है, हमारे समाज के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए एक टास्क है कि हम कोई और निर्भया ना बनने दें। जी, कोई और निर्भया ना बने। बर्नाली जी, आपसे समझना चाहूंगा, हम तमाम बातें करते हैं कानून की, सरकार की, देश की, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए? जब तक परिवार के स्तर पर हम सही परवरिश नहीं करेंगे बच्चों की, उनकी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी। बिल्कुल, मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग दैट हमेशा चैरिटी घर से ही शुरू होते हैं। ये हर माँ बाप की एक ड्यूटी बनती है जब भी वो बच्चे पैदा करते हैं कि मतलब उसको कैसे बड़ा किया जाए। मॉरल वैल्यूज वो जो परिवार से मिलता है और कोई नहीं दे सकता है। द अदर इंस्टीट्यूशन इज योर स्कूल, योर एंटायर अपब्रिंगिंग। जो आप स्कूल में जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनते हैं कि आपका अपब्रिंगिंग और आपका पर्सनैलिटी कैसे डेवलप किया जाए। सो एवरीथिंग बिगिंस एट होम, एंड सेकेंडली इट बिलोंग्स टू द इंस्टीट्यूशंस दैट यू गो। सो एजुकेशन आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई मीन, ऑफ आवर सोसाइटी। घर जहां परिवार है और उसके बाद स्कूल जहां आपके अध्यापक, टीचर्स वगैरह आपको पढ़ाते हैं। ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले अवनींद्र एक कमेंट और आपसे लेना चाहता हूं। हर कोई ये मान रहा है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। जैसे आप भी कह रहे हैं, निर्भया की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब और निर्भयाएं ना बने। मीडिया का रोल इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि जिस तरह से उस घटना के बाद भी मीडिया ने रोल प्ले किया और अब इनको फांसी देने तक मीडिया का जो रोल है जागरूकता फैलाने के लिए? जाहिर सी बात है, मीडिया हमारे संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो स्तंभ का मतलब ये होता है कि हमारी जो आधार है इस समाज का, उसको मजबूत करें, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज को जो बुलंद करता है वो कहीं ना कहीं पत्रकार और पत्रकारिता ही है। मतलब इस मामले में एक सकारात्मक आपने रुख देखा मीडिया का?
आपका अपना अनुभव? हाँ, मेरा अनुभव है कि हमारे जैसे केसेस में जैसे जो मीडिया जिस तरह से आया और लोगों को एक मैसेज पास किया, जिससे और लोगों के जहन में आया कि नहीं ये गलत हो रहा है, अब बहुत हो चुका, अब नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ये मीडिया की वजह से ही हुआ। बिल्कुल। एक छोटे